तो आज मैं लेकर आया हूँ एक नई एनिमे मूवी की एक्सप्लेनेशन को, जिसमें हर कोई बॉडी बिल्डर बना पड़ा होता है। तो मैं बात कर रहा हूँ नन अदर देन बाकी हानमा वर्सेस कैंगन असुरा। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मूवी के स्टार्ट में हमें बाकी और टोकिटो को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो दोनों रनिंग के लिए निकले होते हैं, और तभी उन दोनों की नज़रें एक दूसरे से मिलती हैं। और यहाँ पर उन दोनों को ऐसा लगता है जैसे कि उन दोनों में कुछ न कुछ कनेक्शन हो, और दोनों एक दूसरे की तरफ ही देखे जा रहे होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर टोकिटो का मैनेजर आ जाता है, जिसकी वजह से टोकिटो का ध्यान बाकी से हट चुका होता है, और तब तक बाकी भी वहां से जा चुका था। और अब फिर हमें सीन चेंज कर एक अंडरग्राउंड फैसिलिटी को दिखाया जाता है, जो कि एक अरीना होता है, जहां पर टोकिटो यामाशिटो काजू के साथ आया होता है, जो कि टोकिटो को बताता है कि आज यहाँ पर अंडरग्राउंड फाइटिंग होने वाली है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी फाइट में से एक है। और ये एक अरीना गेम के जैसे होती है, जहाँ पर जीतने वाले को स्ट्रॉन्गेस्ट का टाइटल मिलता है, और हार जाओगे तो तुम्हारी इज्जत जाएगी। और इसी कारण लोग जीतने के लिए अपनी जान भी दांव पर लगा देते हैं। जिसके बाद वो आगे बताता है कि ये अरीना दो लोगों के द्वारा शुरू की गई थी, जिनका नाम गोकी शिबुकावा और मित्सुनारी तोकुगावा होता है। और ये इस अरीना को सिर्फ मजे के लिए ही करवा रहे होते हैं, क्योंकि ये बुढ़े हो चुके हैं, तो इन्हें अपने बोरिंग लाइफ में कुछ तो नया देखना ही है। और इसी के साथ दिखाया जाता है कि वहाँ पे और भी कई सारे फाइटर्स मौजूद थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे होते हैं। और यहाँ पर हमें दो बॉडी बिल्डर्स को भी दिखाया जाता है, जो कि आपस में बहस कर रहे होते हैं, जहाँ पर एक बंदा कहता है कि तुम्हारी बॉडी लाजवाब है, आखिर तुम किस तरह का ट्रेनिंग करते हो। तो दूसरा बंदा जवाब देते हुए कहता है कि मैं उड़ते हुए हेलीकॉप्टर को पकड़कर नीचे खींचता हूँ, अगर तुम ये करोगे तो मेरी जैसी बॉडी तुम्हारी भी जरूर बन जाएगी। तो ये सुनकर वो पहला वाला बंदा हैरान हो जाता है। तो दूसरा वाला उससे कहता है कि आखिर तुम क्या करते हो। तो पहला वाला बंदा कहता है कि मैं तो रोज फुल स्पीड वाली F1 कार को खींचता हूँ, अगर तुम भी मेरी वाली टेक्निक को यूज करोगे तो शायद तुम्हारी भी मेरी जैसी बॉडी बन जाएगी। अब मतलब इस एनिमे में तुम्हें तो कोई भी दिखे, वो सारे तगड़े बंदे ही मिलेंगे। इन सबकी बॉडी ऐसे है जैसे कि वो लोग बच्चे से ही जिम जाने लगे, यहाँ तक कि खाने पकाने वाले कभी 8 to 10 पैक्स लेके घूमते हैं। अब इसके बाद टूर्नामेंट शुरू होने की बारी होती है, और सारे लोग वहाँ पे आ चुके थे, और दिखाया जाता है कि वो दोनों घूसट बुढ़े भी आ चुके थे, जो कि इन सब का निर्माता थे, जो कि मैच स्टार्ट करने को बोलते हैं। जहाँ पे हमें पहली फाइट को दिखाया जाता है, जहाँ पे पहली फाइट शॉपिंग वर्सेस काओरू हानायाम के बीच में होती है, जहाँ पर शॉपिंग एक स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्ट्स फैमिली से बिलोंग करता था, वहीं पे काओरू जापान का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा था, मतलब कि वो फर्स्ट रैंक पे आता था, और वो जापान का बॉस भी होता है। और जैसे ही फाइट स्टार्ट होती है, शॉपिंग काओरू पे अटैक कर देता है, और हमें शुरुआत में ऐसा दिखाया जाता है कि शॉपिंग जीत रहा है, लेकिन जापान के बॉस को हराना इतना तो आसान नहीं है, क्योंकि अगर वो स्ट्रॉन्ग ना हो तो बॉस क्यों ही कहलाएगा। दिखाया जाता है कि वो फिर से कम बैक करता है, और उन दोनों में फिर से और भी घमासान फाइट होने लगता है, जहाँ पर दोनों एक दूसरे को बराबरी की टक्कर दे रहे होते हैं। लेकिन वो फाइट और भी ब्रूटल होने लगती है, क्योंकि दोनों एक दूसरे एक के चेहरे पे पंच मारने लगते हैं, जहाँ पे काओरू शॉपिंग के चेहरे पे पंच मार रहा होता है, जिसमें कि उसकी उंगलियां भी टूट जाती है, लेकिन वो अपने दूसरे हाथ से अपने उंगलियों को सीधा करके फिर से उसके चेहरे पे पंच मारने लगता है। और यहाँ पे हमें बताया जाता है कि शॉपिंग ने बचपन से ही अपने स्कल की ट्रेनिंग की होती है, जिसके कारण उसकी स्कल आयरन से भी ज़्यादा हार्ड हो चुकी होती है, जिसके कारण उसके सर पे मारने से तुमको खुद ही चोट लगेगी। लेकिन यहाँ पे वो जापान वाला बॉस भी कम थोड़ी न था, वो अपने हाथ को तुड़वाने को रेडी था, लेकिन वो रुकता नहीं, वो उस पर और भी मारने लगता है। लेकिन आखिरकार सबकी एक लिमिट होती है, कोई बंदा अगर अपने सर पे कितना मरवाएगा, वहाँ पे वो एक न बार में बेहोश होना ही था। और दिखाया जाता है कि अंत में वो हार ही जाता है, क्योंकि
इतने सारे पंचेस को फेस पे सह पाना ये बहुत ही हार्ड था। और इसमें विनर कोरियो हानायाम होता है जो कि जापान का नंबर 1 फाइटर होता है। और यहाँ पर इस फाइट को देखकर सारे लोग एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि ये अभी सिर्फ फर्स्ट मैच ही था और फर्स्ट मैच ऐसा है तो बाकी के 2 और कैसे होंगी। जिनके बाद हमें सेकेंड फाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दोनों प्लेयर्स को बुलाया जाता है जिनका नाम रायन कुरे और जैक हानमा होता है। और जैसे ही मैच स्टार्ट होता है मानो वो दोनों बीस्ट बन चुके थे। वो दोनों एक ही साथ पंच पे पंच बरसाने लगते हैं और बताया जाता है कि रायन कुरे भी एक मार्शल आर्ट्स फैमिली से बिलोंग करता था जहाँ पर उसके सारे फैमिली मेंबर्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। वहीं पर जैक हानमा वो बंदा था जिसने मेडिसिन ड्रग्स बाकी सारे चीज़ों का यूज़ किया था अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए। और इसी कारण दिखाया जाता है कि शुरू में रायन कुरे उस पर भारी पड़ने लगता है लेकिन जैक हानमा फिर से उठता है और फिर से उनमें फाइट होने लगती है। और ये फाइट इस कदर तक बढ़ जाती है कि रायन कुरे को अपने डेमोनिक फॉर्म को रिलीज करना पड़ता है और वहीं पर जैक हानमा भी अपने एक मेडिसिन को यूज़ करता है जिसके कारण उसकी पावर बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी होती है और दोनों में घमासान युद्ध होने लगती है। और ये फाइट दोनों के लिए एक लाइफ एंड डेथ बैटल बन चुकी होती है क्योंकि ये उनकी इज्जत का सवाल बन चुका होता है क्योंकि यहाँ पर जो भी जीतेगा उसे स्ट्रॉन्गेस्ट का टाइटल मिलने वाला था। और दिखाया जाता है कि उनकी फाइट और भी बहुत ज़्यादा ब्रूटल होने लगती है और दोनों आपस में जानवरों की तरह लड़ने लगते हैं और सब लोग उसे रोकने को बोलते हैं क्योंकि अगर ऐसे ही फाइट चलता गया तो उनमें से कोई ना कोई एक मारा ही जाएगा। लेकिन दिखाया जाता है कि वो लोग रुकते ही नहीं। लेकिन इसी के साथ वहाँ फाइट में एक और बंदा इंटरफेयर कर देता है। अब यहाँ पे फाइट आगे बढ़ती उससे पहले ही टोकितो और बाकी आकर इन सबका फाइट को रोक देते हैं और दिखाया जाता है कि उन दोनों ने बड़ी आसानी से उन सभी को ओवर पावर कर दिया होता है। मतलब ये कि वो दोनों बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। जिसके बाद यहाँ पे ये मैच भी खत्म होता है और इसके साथ हमें लंच टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सब लोग रेस्ट कर रहे होते हैं और यहाँ पे हमें टोकितो और बाकी को दिखाया जाता है जहाँ पर टोकितो अपने माइंड के अंदर ट्रेनिंग कर रहा होता है, वहीं पे बाकी अपने इमेजिनेशन से क्लोन को बनाकर फाइट कर रहा होता है और यही इन दोनों की खासियत होती है। जिसके बाद उन दोनों की फाइट की बारी आ जाती है और वो दोनों अरीना के सामने होते हैं एक दूसरे के और पहले दफ़ा इन दोनों आपस में बात करते हैं और वो दोनों एक दूसरे की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि मैंने जब तुम्हें पहले देखा था तभी मुझे पता चल गया था कि तुम मेरे ओपोनेंट बनने के लायक हो। यहाँ पे दोनों में एक दूसरे की तरफ फेयर्स फाइटिंग के लिए भी जज्बा होता है लेकिन उससे पहले वो दोनों एक दूसरे को समझ रहे होते हैं और एक दूसरे की तारीफ कर रहे होते हैं। जिसके बाद वो बुढ़े फिर से मैच को स्टार्ट करने के लिए बोल देते हैं और यहाँ पर जैसे ही फाइटिंग स्टार्ट होती है टोकितो और बाकी वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं और वहाँ पे हिल नहीं रहे होते जिसको देखकर टोकितो आगे बढ़ने का प्लान बनाता है। लेकिन दिखाया जाता है कि टोकितो को बाकी ने इतनी जल्दी से किक मारा होता है कि टोकितो वहीं पे नॉकआउट हो जाता है और किसी को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या, टोकितो आखिरकार नॉकआउट कैसे हो गया। लेकिन टोकितो फिर से वहाँ पे उठता है और फिर से फाइट करने लगता है और उसे भी अभी तक नहीं समझ में आया होता है कि बाकी ने किस टेक्निक को यूज़ किया होता है। जिसके बाद वो दोनों आपस में और भी घमासान से लड़ने लगते हैं और बाकी उस पर क्लियरली हावी हो रहा होता है और हमें उन बुढ़ों से ये भी पता चलता है कि बाकी पिछले साल का चैंपियन रह चुका है। वैसे ही फाइट आगे बढ़ने लगती है और टोकितो हारते हुए दिख रहा होता है, वहीं पे बाकी अपने साइड टेक्निक्स को उस पर यूज कर रहा होता है लेकिन फिर भी बाकी उसे हराने में नाकामयाब हो रहा होता है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि बाकी के बॉडी के आसपास एनर्जी निकलने लगती है मानो कि वो और भी फास्ट हो चुका था
और उनमें और भी घमासान युद्ध होने लगता है। लेकिन इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि टोकिटो ने भी अपने डेमन फॉर्म को रिलीज कर दिया होता है और दोनों फुल पावर से फाइट करने लगते हैं और दोनों एक दूसरे को बराबरी की टक्कर दे रहे होते हैं। और दिखाया जाता है कि दोनों एक साथ नॉक भी हो चुके होते हैं क्योंकि उन दोनों की पावर लेवल सेम के ही जैसे थी। लेकिन यहाँ पे वो दोनों फिर से उठ पाते, वहाँ पर किसी की एंट्री होती है और उसकी एंट्री को देखकर वहाँ पे बुढ़े लोग भी शॉक हो जाते हैं क्योंकि वो लोग जानते हैं कि अभी जो एहसास उन्हें आया वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बंदे से आया होता है। और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे कोई और नहीं बाकी के फादर यूजिरो हानमा थे जो कि यहाँ पर आके मजे लेने वाले थे क्योंकि वो अपने इस बेटे से कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पे आके अकेले मजे ले सकते हो, मुझे भी तो फाइट करने दो। यहाँ पे बाकी उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन उसके फादर जरा सा भी नहीं सुनते। लेकिन वहाँ पे एक और बंदा आ जाता है जिसका नाम जेंसाई कुरोकी होता है और वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा होता है बाकी के फादर के जैसे। और वो दोनों एक दूसरे के सामने थे और लड़ने को तैयार थे। सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है जहाँ पे टोकिटो और बाकी इन सबको देखकर अब उन्हें रोकने की कोशिश करता है, वो उन पे अटैक भी करता है। लेकिन बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, वो दोनों उन दोनों के अटैक को बड़ी आसानी से रोक देते हैं और एक ही पंच में दोनों को यहाँ पे नॉकआउट कर देते हैं। जिसके बाद वो दोनों लड़ने को तैयार ही होते हैं। लेकिन इसी के साथ हमें उन बुड्ढों को भी दिखाया जाता है जो कि उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों बेकार में यहाँ पे आ चुके हो, तुम दोनों को फाइट करनी है तो बाद में आके फाइट कर सकते हो। जिसके बाद दिखाया जाता है कि वो दोनों बंदे उस बुढ़े की बात मानने को तैयार हो जाते हैं। मतलब इससे हमें यह पता चलता है कि वो बुढ़े अपने जवानी के टाइम में बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइटर रह चुके थे और उनकी इज्जत अभी बहुत ज़्यादा होती है। इसी कारण वो दोनों बंदे पीछे हटने को भी तैयार हो जाते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है टोकिटो और बाकी को जो कि एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। लेकिन यहाँ पे अपने सीनियर से पंच खाने के कारण वो लोग बहुत ही इंजर हो चुके थे और अपने फुल फॉर्म में नहीं होते हैं। जिसके बाद दिखाया जाता है कि दोनों में ड्रॉ हो जाता है क्योंकि वो लोग डिसाइड करते हैं कि जब वो रिकवर हो जाएंगे तब फाइट करेंगे। जिसके बाद ये मैच ड्रॉ हो जाता है और वो सभी चले जाते हैं। इसके बाद हमें लास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बाकी और टोकिटो अपनी ट्रेनिंग को कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि उनका ओपोनेंट बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। जहाँ पर वो दोनों अपने टेक्निक्स को यूज़ कर रहे थे, जहाँ पे बाकी अपने माइंड को यूज़ करके सामने क्लोन बना के फाइट करने लगता है, वहीं पे टोकिटो बाकी को अपने माइंड में हराने की कोशिश करने लगता है। जिसके बाद ये मूवी यहीं पे ख़त्म होता है। तो आप लोग बताना ये मूवी कैसी है और आप लोग बताओ किस मूवी को मैं अगली बार एक्सप्लेन करूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।